क्या स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या निफ्टी 50 और सेंसेक्स अपने लाइफ टाइम हाइज को अचीव करेगा? अगर आपको भी यही कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट आउटलुक के बारे में। किसी भी कंट्री का स्टॉक मार्केट उसकी इकोनॉमी को रिफ्लेक्ट करता है, तो स्टॉक मार्केट को समझने के लिए हमें पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझना होगा। इसे समझने के लिए हम रिसेशन, इन्फ्लेशन, लेऑफ्स, राइजिंग इंटरेस्ट रेट, इन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। वीडियो थोड़ा टेक्निकल होने वाला है, बट अगर आप इसे पूरा ध्यान से देखते हैं तो आई एम श्योर आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर से आपको मार्केट के बारे में कैसे पता लगाना है। इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का लगभग 45% यूएस और यूरोपियन रीजन में एक्सपोर्ट करता है, तो हम लार्जली यूएस, यूके और यूरोपियन रीजन की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उससे इंडिया की इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अब बात करते हैं सबसे पहले इन्फ्लेशन की। इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी कभी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइसेस कंज्यूमर्स या लोगों की इनकम के कंपैरिजन में ज़्यादा फास्टर रेट से इंक्रीज होते हैं तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जब भी कभी लोगों की इनकम कम बढ़ रही होती है और मार्केट में प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ रहे होते हैं तो उसे हम जनरली इन्फ्लेशन कहते हैं। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं? सेंट्रल बैंक्स डिपॉजिट रेट्स इंक्रीज कर देते हैं। डिपॉजिट रेट इंक्रीज करने से क्या होता है? लोग अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा सेविंग्स अकाउंट में रखना प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट। अब क्योंकि लोगों का ज़्यादातर पैसा बैंक्स के पास आ गया है, लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो गई है। जब लोगों की स्पेंडिंग पावर कम हो जाती है तो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम हो जाती है, जिससे उसके प्राइसेस भी कंट्रोल में आ जाते हैं। सो दिस इज वन वे हाउ सेंट्रल बैंक्स यूजुअली कंट्रोल इन्फ्लेशन। बट इसके दो साइड इफेक्ट्स हैं। पहला, सेंट्रल बैंक के रेट हाइक्स करने की वजह से जब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के डिमांड कम हो जाती है तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी स्लो डाउन हो जाती है। इस इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन की वजह से कंट्रीज में रिसेशन आने का रिस्क रहता है। दूसरा, जब भी बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते हैं तो ज़्यादातर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से अपना पैसा निकालकर बैंक्स में डिपॉजिट करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें बैंक में रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है। तो अगर उन्हें बैंक से 6 या 7% का रिस्क फ्री इंटरेस्ट भी मिल रहा है तो इन्वेस्टर्स उसे प्रेफर करते हैं कंपैरिजन टू इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट्स, क्योंकि वहाँ पर उन्हें रिस्क रहता है। इसीलिए ज़्यादातर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज डेवलपिंग कंट्रीज की स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल सकते हैं अपने बैंक्स में डिपॉजिट करने के लिए। तो यहाँ पर आपका स्टॉक मार्केट के गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से। अब आप देख सकते हैं कि यूएस में एनुअल इन्फ्लेशन रेट 7.7% रहा है अक्टूबर मंथ में। इसके अलावा यूएस फेडरल ऑफिशियल जेम्स बुलर्ड ने भी ये बोला है कि बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट हैव टू बी मच हायर देन इट वाज प्रीवियसली प्रोजेक्टेड टू गेट इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। Fed's rate hikes will make borrowing by consumers and business even costlier and further heighten the risk of recession. So कहीं ना कहीं पर यूएस फेडरल रिजर्व एग्री कर रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने की वजह से रिसेशन का रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन दे हैव टू इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। So Bullard suggested that the rate may have to rise to a level between 5 to 7% in order to quash inflation, which is near 4-decade high. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यूएस का लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट जो अराउंड 1.4% था वो अब बढ़ के 4.14% के अराउंड हो गया है इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो अगर किसी भी कंट्री का बैंक 5 से 7% का रिस्क फ्री डिपॉजिट रेट प्रोवाइड करता है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा स्टॉक मार्केट से निकालकर बैंक में डिपॉजिट करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पर रिस्क फ्री रिटर्न मिल रहा है 5 से 7% का। तो इन्वेस्टर्स को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए एटलीस्ट मार्केट से उन्हें 12 से 15% का रिटर्न मिलना चाहिए। सिमिलरली बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपने डिपॉजिट रेट हाइक किए हैं। अक्टूबर मंथ में यूरोपियन यूनियन में इन्फ्लेशन 11.5% के अराउंड था। अब जाहिर सी बात है कि अगर इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो वहां पर भी वो डिपॉजिट रेट्स को फ्यूचर में और ज़्यादा हाइक करेंगे। यूके के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो यह भी कह दिया है कि कंट्री रिसेशन में है। इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि मेटा, अमेजॉन, कॉइनबेस, ट्विटर, इन सभी ने ले ऑफ स्टार्ट कर दिए हैं। इसका सीधा सीधा असर डिमांड पर पड़ेगा, जिसकी वजह से रिसेशन फ्यूचर में और ज़्यादा बढ़ सकता है। अब अगर स्टॉक मार्केट की बात करें तो यूएस का डाउ जोन्स जनवरी से अभी तक लगभग 8% गिर चुका है, हैंग सेंग 28%, निकाई 5% और ताइवान का स्टॉक एक्सचेंज लगभग 21% गिर चुका है। वहीं अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 1 जनवरी से अभी तक वो 5% अप है। जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने भी इकोनॉमिक टाइम्स को दिए अपने इंटरव्यू में यही कहा है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट काफ़ी एक्सपेंसिव टेरिटरी में है, रिटेल इन्वेस्टर्स को और रिस्क नहीं लेना चाहिए। वॉरेन बफे का एक फेमस कोट है विच इज बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अब ऐसे में आपको डिसाइड करना है कि इस स्टॉक मार्केट में आपको फ्रेश पोजीशंस लेनी चाहिए या मार्केट करेक्शन का वेट करना चाहिए।
If you find this video informative, do like this video and subscribe to the channel. It will motivate me to put such more informative content out there for you.